द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हाउ टू लेट गो ऑफ थिंग्स यू कांट कंट्रोल। हाँ, ये तो है ही। मतलब हम सब कहीं ना कहीं इससे गुजरते ही हैं, है ना। लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पर हमारा जोर नहीं चलता, बिल्कुल। पर हम फिर भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और इससे होता क्या है? सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस। एग्जैक्टली। ये एक अजीब तरह का बोझ है। आज समझेंगे कि ये कंट्रोल करने की जिद आती कहाँ से है, इसका नुकसान क्या है और सबसे जरूरी, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। हाँ, बिना हार माने या पैसिव हुए, ये बस एनर्जी को सही जगह लगाने की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंट्रोल करने की चाहत ये इतनी स्वाभाविक क्यों लगती है, आती कहाँ से है ये। देखो, एक बात तो ये है कि आजकल की टेक्नोलॉजी ने हमें थोड़ा कंट्रोल का आदी सा बना दिया है ना। हाँ, जैसे अरे फोन की नोटिफिकेशंस है, एसी का टेम्परेचर है, सब कुछ हमारे हाथ में लगता है। लगता है हम सब कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन टाइप। हाँ, काइंड ऑफ। पर लाइफ की जो बड़ी चीजें हैं, जैसे दूसरे लोग क्या सोचते हैं या दुनिया में क्या हो रहा है, हमारा पास्ट, हाँ, या कल क्या होगा, बिल्कुल, ये सब हमारे कंट्रोल से बाहर है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। वो कहते हैं ना, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हाँ, वही। साइकोलॉजी में ये देखा गया है कि लोग अक्सर अपनी क्षमता को ओवर एस्टिमेट करते हैं। हाँ। खासकर उन चीजों में जहां किस्मत का रोल ज्यादा होता है। जैसे वो लॉटरी वाला उदाहरण कि लोग खुद टिकट चुने तो ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। एग्जैक्टली। जबकि जीतने के चांस तो उतने ही है, पर लगता है कि मैंने चुना है तो कुछ कंट्रोल है। इसका कोई एवोल्यूशनरी कारण भी हो सकता है क्या? हाँ, शायद। मतलब हमारे पूर्वज वो जो मानते थे कि वो माहौल को, शिकार को या मौसम के अंदाजे को प्रभावित कर सकते थे, शायद उनके बचने के चांस ज्यादा थे। एक कॉन्फिडेंस रहता होगा। पर आज की दुनिया में ये सोच दिक्कत देती है जब हम उन चीजों को कंट्रोल करने लगते हैं जो हो ही नहीं सकती। और इसमें दिमाग का भी रोल है शायद। आपने बताया था कि दिमाग एक प्रिडिक्शन मशीन है। हाँ, बिल्कुल। हमारा ब्रेन हमेशा अगला कदम जानना चाहता है ताकि हम सेफ रहें। तो जब अनिश्चितता आती है, मतलब अनसर्टेनिटी, हाँ, तो दिमाग का वो जो थ्रेट रिस्पॉन्स सिस्टम है, अमिगडाला, वो एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, मतलब अनिश्चितता को खतरा समझता है दिमाग। हाँ, कुछ स्टडीज तो ये भी दिखाती हैं कि अनिश्चितता किसी पक्की बुरी खबर से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती है। ओह, ये तो इंटरेस्टिंग है। तभी लोग कभी-कभी बुरी सर्टेनिटी को एक अजीब पॉसिबिलिटी से बेहतर मान लेते हैं। हाँ, तो कंट्रोल करने की कोशिश इसी बेचैनी को, इसी एंजाइटी को कम करने का एक गलत तरीका बन जाती है, भले ही वो कोशिश खुद और एंजाइटी पैदा कर रही हो। इसमें वो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट वाला एंगल भी है ना, जब हम अपनी पहचान नतीजों से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल, वो प्रमोशन जो मिलना ही चाहिए, वो रिश्ता जो चलना ही चाहिए, इसे क्लिंगिंग कह सकते हैं। जब सेल्फ वर्थ भारी चीजों पर टिक जाए जो कंट्रोल में नहीं है, तो पहचान बहुत नाजुक हो जाती है। हाँ, जैसे कोई पेरेंट बच्चे की लाइफ कंट्रोल करके अच्छा पेरेंट बने रहना चाहता हो। वो कंट्रोल असल में अपनी पहचान बचाने की कोशिश है। समझ गया है। तो ये तो हुआ कि हम कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं, पर इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है इस लगातार कोशिश की? कीमत काफी ज्यादा है और कई लेवल्स पर। सबसे पहले तो देखो, दिमागी थकावट, कॉग्निटिव लोड। हाँ, वही, दिमाग पर बोझ। लगातार उन चीजों के बारे में सोचना, चिंता करना जिन पर हमारा बस नहीं चलता, ये हमारी मेंटल एनर्जी को सोख लेता है। ये जो बेवजह की चिंता है, जिसे रूमिनेशन कहते हैं, ये हमारी वर्किंग मेमोरी को खा जाती है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मुश्किल हो जाती है, फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। मतलब असल चीजों पर फोकस ही नहीं रहता। बिल्कुल। और ये सिर्फ दिमागी थकावट नहीं है, इसका असर शरीर पे भी पड़ता है। अच्छा, वो कैसे? देखो, लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेस जो अक्सर इस कंट्रोल की जद्दोजहद से आता है, वो शरीर में कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ा देता है। ओके। और इसके नतीजे फिर गंभीर हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम कमजोर होना, दिल की दिक्कतें बढ़ना, पाचन में प्रॉब्लम होना, यहाँ तक कि एजिंग प्रोसेस भी तेज हो सकता है। अरे बाप रे, मतलब बॉडी सचमुच टूट सकती है। हाँ, और रिश्तों का क्या, सोचो जरा। रिश्तों पर तो हाँ, बहुत बुरा असर होता होगा। जब हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, विनाशकारी हो सकता है। जब हम लोगों को वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते जैसे वे हैं और उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें ये मैसेज दे रहे होते हैं कि भाई तुम जैसे हो ठीक नहीं हो।
इससे तो नाराजगी बढ़ेगी ही। बिल्कुल, लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, दूरियां बन जाती हैं। रिसर्च भी यही बताती है कि पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश रिश्ते टूटने का एक बड़ा कारण है। पैराडॉक्स देखो, जिसे पास रखने के लिए कंट्रोल कर रहे थे उसी को दूर धकेल दिया। एग्जैक्टली। और एक और कीमत है जो शायद सबसे दुखद है। क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर की हानि। अच्छा, हाँ, मतलब जब ध्यान गलत जगह लगा है तो सही जगह के मौके छूट जाते हैं। बिल्कुल, जैसे कोई प्रमोशन की चिंता में इतना डूबा है कि नई स्किल सीखना ही भूल गया, या कोई रिश्ते को बचाने की कोशिश में इतना लगा है कि अपनी खुशी का ध्यान ही नहीं रख रहा। सही बात है, ध्यान तो लिमिटेड है ना, उसे बेकार की चिंता में गंवा दिया। दिली साफ है कि कंट्रोल न छोड़ पाने की कीमत बहुत ज्यादा है, मेंटली, फिजिकली, रिश्तों में और अवसरों के मामले में भी। ठीक है, तो अगर कंट्रोल छोड़ना इतना जरूरी है तो इसका सही मतलब क्या है? क्योंकि जैसा आपने कहा, लोग इसे हार मान लेना समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सरेंडर या जाने देना का मतलब कमजोरी या हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। ये पैसिव होना नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक एक्टिव, समझदारी भरा फैसला है। ये इस बात को पहचानना है कि कहाँ हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है और उसे उन जगहों पर लगाना है जहां हम वाकई कुछ असर डाल सकते हैं। अच्छा, मतलब ये निष्क्रियता नहीं बल्कि एनर्जी का स्मार्ट मैनेजमेंट है। हाँ, तो सरेंडर का मतलब क्या नहीं है, पहले वो समझ लेते हैं। इसका मतलब नतीजों की परवाह न करना, एपैथी नहीं है। ओके। गलत के सामने चुप रहना, पैसिविटी भी नहीं है। अपने लक्ष्य छोड़ देना, अबैंडनिंग गोल्स भी नहीं है। और अपनी भावनाओं को दबाना, सप्रेसिंग इमोशंस तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हकीकत को स्वीकारना जैसी वो है अभी, एक्सेप्टेंस, भले ही आप उसे बदलने की कोशिश जारी रखें। इसका मतलब है इन्फ्लुएंस करने और कंट्रोल करने में फर्क समझना। हम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, बस शायद कुछ चीजों पर असर डाल सकते हैं। सही। और ये कि हम सिर्फ रिएक्ट ना करें बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करें, रिस्पॉन्डिंग वर्सेस रिएक्टिंग। और अपनी एनर्जी सही जगह लगाएं। हाँ, चैनलिंग एनर्जी एफिशिएंटली। मुझे को सेरेनिटी प्रेयर याद आ रही है। शांति से वो स्वीकार करने की शक्ति दो जो मैं बदल नहीं सकता। हिम्मत दो वो बदलने की जो मैं बदल सकता हूँ। और इन दोनों में फर्क समझने की समझदारी दो। इसमें तीनों चीजें आ गई, एक्सेप्टेंस, एजेंसी एंड डिसर्नमेंट, स्वीकृति, सक्रियता और विवेक। बिल्कुल, ये फ्रेमवर्क इसे बहुत अच्छे से समझाता है। एक्सेप्टेंस मतलब हकीकत से लड़ना बंद करो। पसंद करना जरूरी नहीं, बस मानो कि अभी यही सच है। हाँ, एसीटी भी यही कहती है ना कि मुश्किल भावनाओं को स्वीकारने से उनका जोर कम होता है। हाँ, दबाने से नहीं। फिर एजेंसी, यानी अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां तुम वाकई कुछ कर सकते हो, जहां तुम्हारा प्रभाव है। खुद पर यकीन, सेल्फ एफिकेसी, ये बेहतर मेंटल हेल्थ से जुड़ा है। और डिसर्नमेंट, यानी इन दोनों में फर्क करने की समझदारी, ये शायद प्रैक्टिस से आती है। हाँ, इसमें प्रैक्टिस लगती है, सोचना पड़ता है, कभी-कभी दूसरों की मदद भी लेनी पड़ती है। ब्रेन साइंस भी तो कुछ कहती है इस बारे में कि जाने देने से दिमाग में क्या होता है। हाँ, बिल्कुल। माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो वर्तमान को स्वीकारने पे फोकस करती है, स्टडीज दिखाती हैं कि ये इमोशनल रेगुलेशन वाले ब्रेन एरियाज को बदल सकती है। ओह, सच में? हाँ, वो जो फालतू चिंता वाले सर्किट होते हैं ना, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, डीएमएन, वो शांत होते हैं और इमोशनल कंट्रोल वाले कनेक्शंस जैसे प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स और अमिगडाला के बीच वो मजबूत होते हैं। ये फिजिकल चेंजेस हैं ब्रेन स्ट्रक्चर में। वाओ, तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं, सच में असर होता है। हाँ, तो चलो अब प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं, कुछ स्ट्रैटेजीज। हाँ, कई तरीके हैं। एक बहुत पॉपुलर है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज, स्टीफन कवी वाली। हाँ, सुना है। 3 गोले। बिल्कुल। सबसे अंदर सर्कल ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या आता है? आपके अपने एक्शन, आपके शब्द, आपकी कोशिश, आपका रवैया। ओके, मेरा डायरेक्ट कंट्रोल। हाँ, बीच में है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, चीजें जिन पर आप असर डाल सकते हैं पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं, जैसे दूसरों को आप कैसे जवाब देते हैं या जानकारी कैसे शेयर करते हैं, आपकी आदतें। ठीक है। और सबसे बाहर है सर्कल ऑफ कंसर्न, वो चीजें जो आपको प्रभावित करती हैं पर आप बदल नहीं सकते। दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरों की राय, मौसम, अतीत। तो इसका इस्तेमाल कैसे करें जब चिंता हो? जब भी कोई चिंता सताए तो खुद से पूछो ये किस सर्कल में है। अगर ये बाहर वाले सर्कल में है, सर्कल ऑफ कंसर्न में, तो कॉन्शियसली खुद को याद दिलाओ ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। और फिर अपना ध्यान, अपनी एनर्जी
किसी ऐसी चीज पर लगाओ जो अंदर के 2 सर्कल्स में है, जहां आप कुछ कर सकते हैं, असर डाल सकते हैं। ये प्रैक्टिस से आता है। ये काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। और कोई तरीका? दूसरा है रैडिकल एक्सेप्टेंस का अभ्यास। ये DBT, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी से आता है। रैडिकल एक्सेप्टेंस मतलब हकीकत को पूरी तरह बिना जजमेंट के, बिना शर्त के स्वीकार करना, स्पेशली जब वो दर्दनाक हो। सुनने में मुश्किल है ये। है, पर बहुत पावरफुल है। पहला कदम है पहचानना कि आप कब हकीकत से लड़ रहे हैं। मन में वो आवाज आती है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ये गलत है। हाँ, आती है। उस मोमेंट में रुक कर देखो कि सच क्या है, उसे बिना लाग लपेट के स्वीकार करो। इससे जो भी भावनाएं उठें, दुख, गुस्सा, डर, उन्हें महसूस होने दो, उनसे लड़ो मत। स्वीकारने का मतलब ये नहीं कि हम उसे पसंद कर रहे हैं या मंजूरी दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बस ये मान रहे हैं कि अभी यही सच है। और फिर एक बार जब थोड़ी शांति आए तो सोचो कि इस हकीकत के अंदर रहते हुए मैं असरदार तरीके से क्या कर सकती हूँ। ये उस दूसरे तीर से बचाता है शायद, जो हम खुद को मारते हैं रेजिस्ट करके। एग्जैक्टली। पहला तीर तो हालात है, दूसरा तीर हमारा रेजिस्टेंस है, हमारी लड़ाई है उससे। रैडिकल एक्सेप्शंस दूसरे तीर से बचाता है। अच्छा, एक और चीज थी, रूमिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में फर्क। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक्शन वर्सेस रूमिनेशन डिस्टिंक्शन। खुद से पूछो, क्या मेरी ये सोच मुझे किसी एक्शन की तरफ ले जा रही है? प्रॉब्लम सॉल्विंग सोच एक्शन ओरिएंटेड होती है, स्पेसिफिक होती है, हल निकालने वाली होती है और अक्सर एंजाइटी कम करती है। और रूमिनेशन? रूमिनेशन पैसिव होता है, गोल गोल घूमता है, या तो पास्ट पर अटका रहता है या ऐसे फ्यूचर पर जिसे बदला नहीं जा सकता। कोई हल नहीं निकलता, बस एंजाइटी बढ़ती है। तो अगर पकड़ में आ जाए कि हम रूमिनेट कर रहे हैं तो क्या करें? पैटर्न तोड़ो, उठ के कहीं चले जाओ, अपनी सेंसेस पर ध्यान दो। अभी क्या दिख रहा है, क्या सुन रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। या बस मन में नोट करो, मैं नोटिस कर रही हूँ कि मैं रूमिनेट कर रहा हूँ। ये एक डिस्टेंस बनाने में मदद करता है। ओके। और एक पॉइंट था दुख वाला, द ग्रीफ ऑफ लेटिंग गो। हाँ। देखो, कंट्रोल छोड़ना एक तरह का नुकसान है, लॉस है। किस चीज का लॉस? उस उम्मीद का जो पूरी नहीं हुई, उस भविष्य का जो हमने सोचा था पर वैसा नहीं होगा, उस सर्टेनिटी का जो हम चाहते थे। इस नुकसान का शोक मनाना, उसे ग्रीव करना जरूरी है। उसे दबाना नहीं चाहिए। नहीं, अपनी निराशा, दुख या गुस्से को महसूस करने की इजाजत देना, ये एक्सेप्टेंस का ही हिस्सा है। जर्नल लिख सकते हैं, किसी भरोसेमंद इंसान से बात कर सकते हैं। इसे दबाने से प्रोसेस लंबा खिंचता है। ये सब तरीके तो बहुत हेल्पफुल हैं, पर वो जो विरोधाभास वाली बात थी कि जाने देने से कंट्रोल या असर बढ़ता है, वो कैसे? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। इसके कई कारण हैं। पहला, एनर्जी बचती है। जब फालतू कोशिश बंद होती है तो वो एनर्जी सही काम में लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। दूसरा, रिश्तों में। हमने बात की थी कि कंट्रोल करने से लोग दूर होते हैं। जब हम किसी को बदलने का दबाव हटाते हैं तो वो डिफेंसिव होना बंद करते हैं। शायद तब वो हमारी सुनने को ज्यादा तैयार हो। रिएक्टेंस थियरी यही कहती है। अच्छा, दबाव हटने से स्पेस बनता है। हाँ। तीसरा, क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब दिमाग रिलैक्स्ड होता है, चिंता में नहीं उलझा होता, तो नए आइडियाज ज्यादा आते हैं। और चौथा, वो फ्लो स्टेट वाली बात। बिल्कुल। जब हम नतीजे की चिंता छोड़कर सिर्फ काम में डूब जाते हैं तो हम अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये भी तो एक तरह से जाने देना ही है, नतीजे का कंट्रोल जाने देना। तो वाकई भारी कंट्रोल छोड़ने से अंदरूनी शांति, बेहतर रिश्ते और ज्यादा प्रभावशीलता मिल सकती है। हाँ, पर एक सावधानी भी जरूरी है। मतलब ये जाने देना कब प्रॉब्लम बन सकता है? हाँ, संतुलन जरूरी है। कुछ खते हैं। पहला है लर्न्ड हेल्पलेसनेस, सीखी हुई लाचारी। वो क्या होता है? अगर जाने देना ये सोच बन जाए कि कुछ भी करने से कुछ नहीं होता, मैं कुछ बदल ही नहीं सकती, तो ये खतरनाक है। ये डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है। तो फर्क समझना जरूरी है कि क्या वाकई कंट्रोल से बाहर है और कहाँ हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। स्वस्थ सरेंडर स्पेसिफिक होता है, जनरल नहीं। दूसरा खतरा है स्पिरिचुअल बाईपासिंग। स्पिरिचुअल बाईपासिंग? हाँ, मतलब मुश्किल भावनाओं या जिम्मेदारियों से बचने के लिए आध्यात्मिक बातों का सहारा लेना। जैसे कोई प्रॉब्लम है जिसका सामना करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, पर आप कहें सब यूनिवर्स देख लेगा और कुछ ना करें। अच्छा, मतलब स्पिरिचुअलिटी को बहाना बना लेना। हाँ,
स्वस्थ सरेंडर में मुश्किल सच का सामना करना और एक्शन लेना दोनों शामिल हैं। और सोशल जस्टिस के मामलों में, जैसे अन्याय या भेदभाव, वहां स्वीकार करने को कहना तो गलत होगा। बहुत नाजुक पॉइंट है ये। बिल्कुल, हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि अन्याय अभी है, ये एक हकीकत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसे स्वीकार्य मान लें या ये हमेशा रहेगा। यहाँ पर जाने देने का मतलब ये हो सकता है कि मैं अकेला शायद सब ठीक नहीं कर सकता, पर मुझे जो करना चाहिए, जो एक्शन लेना चाहिए, वो लेना है। यहाँ कलेक्टिव एक्शन ज्यादा जरूरी हो जाता है। मतलब कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। कब स्वीकारना है, कब एक्शन लेना है और कब दोनों। हाँ, कुछ हालात एक्शन मांगते हैं। घर में आग लगी है तो आप स्वीकार नहीं करेंगे, बुझाने की कोशिश करेंगे। शोषण हो रहा है तो आवाज उठाएंगे। समझदारी इसी में है कि कब क्या करना है। तो ये सिर्फ कभी कभी करने की चीज नहीं, इसे जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। आदत कैसे बनाए इसकी? हाँ, इसे कल्टीवेट करना पड़ता है। रोज छोटी प्रैक्टिस से शुरू करें। जैसे सुबह उठकर सोचें, आज क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या नहीं। ट्रैफिक में फंसें तो झुंझलाने की बजाय इसे प्रैक्टिस का मौका समझें। मौसम जैसा है उसे स्वीकारें। कोई काम पूरा करके उसके नतीजे से मोह छोड़ने की प्रैक्टिस करें। छोटे छोटे मोमेंट्स में। हाँ, और नियमित रूप से सोच विचार करें। हफ्ते में या महीने में एक बार बैठें और सोचें, मैं कहाँ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ जो है नहीं, कहाँ मैंने जिम्मेदारी नहीं ली। अगर मैं इस सिचुएशन को पूरी तरह स्वीकार लूं तो क्या बदलेगा? और दूसरों की मदद लेना बहुत जरूरी है। दोस्त, थेरेपिस्ट, कोई ग्रुप, वो हमें वो पैटर्न दिखा सकते हैं जो हम खुद नहीं देख पाते। और एक आखिरी चीज आपने कही थी, सेल्फ कंपैशन। हाँ, खुद पर दया। जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करें या चिंता करें या र्यूमिनेट करें तो खुद को कोसे नहीं। ये इंसान होने का हिस्सा है। बस नोटिस करें और सोचें, ये मुश्किल है, मुझे अभी क्या चाहिए। खुद के प्रति नर्म रहें। खुद को सजा देने की बजाय समझना। बिल्कुल। तो आज की इस पूरे चर्चा का निचोड़ क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? निचोड़ यही है मेरे ख्याल से कि हमारी तकलीफ, हमारी ज्यादातर तकलीफ हालात से उतनी नहीं आती जितनी उन्हें न स्वीकारने की हमारी जिद से आती है। और जिन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें जाने देना, ये कमजोरी नहीं है, ये अपनी असली ताकत पहचानना है। कौन सी ताकत? वो ताकत जो हमारे रिएक्शन में है, हमारे रवैये में है, हमारी एनर्जी को सही दिशा देने में है। ये वही विरोधाभास है फिर से। जब हम बाहरी चीजों पे कंट्रोल छोड़ते हैं तब हमें अंदरूनी शांति और समझदारी से रिस्पॉन्ड करने की असली ताकत मिलती है। हाँ, ये हार नहीं है, ये आजादी है। तो अगली बार जब लगे कि कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा है, शायद रुककर ये सोचने का समय है कि असली कंट्रोल दुनिया को बदलने में है या अपने अंदर की दुनिया को साधने में। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Talk and Heal. See ya.